मैं एक जांबाज सुंदरबन में अपना दिया गया मिशन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंचने की कोशिश में। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां मिलती रहें, और इसे लाजिमन लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सोनिया के चर्च जाने में अभी 5-6 दिन बाकी थे और यही एक मौका था जिससे हम आसानी से सोनिया को उठा सकते थे। खानकाह पर धावा बोलने और सोनिया को वहां से उठाने के लिए मेरे वसाइल उस वक्त भी कम थे जब कैसर और उसके साथी मेरे साथ थे। उनके जाने के बाद अब मेरे साथियों की नफरी और असलहा भी आधे से कम रह गया था, और इस मौजूदा नफरी में हमीद और रजी भी गैर मुसल्लह थे। खानकाह पर धावा बोलने और एक नन तालिबा को उठाने पर न सिर्फ सारे बांग्लादेश में शोर मच जाता, बल्कि दुनिया भर के ईसाई ममालिक के एहतजाज के बायस बांग्लादेश की हुकूमत पूरी तरह से हरकत में आ जाती। खानकाह की वैन से चर्च से वापसी पर इस बच्ची का अगवा किसी शख्स की जाती हरकत समझी जाती और सिर्फ मकामी इंतजामिया ही अपने महदूद वसाइल के साथ इस वाक़े की तफ्तीश करती। हमारा मंसूबा अगरचे कम खतरनाक था, लेकिन अगर कोई होशियार जिलाई हाकिम खलना में दाखिल और बाहर जाने वाले दरियाई रास्ते की ही नाकाबंदी कर देता तो हमारा बच निकलना नामुमकिन होता। मैं इस मंसूबा बंदी को आखिरी टच देते हुए सो गया और सुबह कर्नल मुसम्मिल को कहा कि मेरे थाई साथियों को बारिसाल से परसों यहाँ बुलवा ले और खवातीन को कह भेजे कि बिल्कुल तैयारी की हालत में रहें। उन्हें किसी वक्त भी खलना आना और हिरन घाटा पहुँचना होगा। मुजम्मिल ने मेरे कहने पर अपने एक बाएतमाद जेसीओ को भेजा, जिसके साथ शहर में जाकर मैंने बैंक लॉकर से तमाम जवाहिरात और रकम निकाल ली। हालात लम्हा बलम्हा तब्दील होने के आसार थे और शायद बाद में ये मुमकिन ना होता कि मैं शहर जा सकूं। हमने अपने बचाव के लिए जो वक्ती इक़दाम किए थे उनके नतीजे में हम कदरे महफूज तो हो गए थे, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं था। एक और मसला जिसके मुताल्लिक मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था यकयक सामने आ गया। मॉनेस्ट्री की वैन को चर्च से वापसी के सफर के दौरान रोक कर सोनिया को उठाने तक का प्रोग्राम तो ठीक था, लेकिन जिन बातों को हमने गैर दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज किया था वो यकयक सामने आ गई। सोनिया को तो पैदाइश से 15 यौम के अंदर खानकाह वालों के हवाले कर दिया गया था। उस वक्त से लेकर अब तक उसकी परवरिश जिस माहौल में हुई थी उसमें वो खुद को एक कट्टर कैथोलिक ईसाई और खानकाह में दी गई तालीम के मुताबिक दुनियावी लज्जत से बेजारी और सिर्फ अपने मजहब की खिदमत और तकद्दुस के लिए दुनिया में आई थी। हमने अपने प्रोग्राम में इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था कि खानकाह की वैन से उठाते वक्त सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस सोनिया ने करनी थी। उसके दिल में ये बात बिठाने के लिए महीनों का अरसा दरकार था कि वो एक मुसलमान की बेटी है जिसे उसके बाप ने खानकाह में छोड़ दिया था, और उसकी माँ चकमा गिरानी है जो अपनी मजबूरियों के बायस उसकी मोहब्बत और अपनी ममता के जज्बे को दिल में छुपाए बरसों से अब तक उसके बाप के हाथों मुसलसल ब्लैकमेल हो रही थी। सोनिया इतनी छोटी और मासूम बच्ची थी कि उसे खामोश रखने के लिए हम उस पर कोई सख्ती भी करने को तैयार न थे। मैं खुद जाती तौर पर यह नहीं चाहता था कि ईसाई खानकाह के ज़ाहिरी पुरअमन माहौल से निकालते हुए सोनिया को इस्लाम का पहला नमूना जबर तशद्दुद, मार धाड़, गोलियां चलने, खून खराबे की सूरत में देखना पड़े। मेरी मुश्किल ये थी कि सोनिया को इस्लाम के मजहबी उसूलों और तबलीग से राग़िब तो बाद में किया जाना था, और उसे उठाने के दौरान जो कार्रवाई हमने करनी थी उसकी वजह से फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन के मुताबिक उसके नापुख्ता जहन में इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा हो जाने का एहतमाल था। उसके अलावा हमें एक कार की ज़रूरत थी। अल्लाह में उन दिनों बमुश्किल 15-20 मोटरें थीं और कोई एक टैक्सी भी नहीं थी। फिर हिरन घाटा में जहाज पर पहुंचने तक सोनिया की सख्त निगरानी करनी थी ताकि वो शोर मचाकर लोगों को मुतवज्जा करने और हमारी कैद से निकलने की जिद्दोजहद न करे। खानकाह में नन्नों की तरबियत में मर्दों से छू जाना तो बड़ी बात है, उनसे आंखें मिलाने की भी सख्ती से ममानियत है। ऐसे सख्त माहौल में तरबियत पाने वाली बच्ची हम मर्दों के उसे जिस्मानी तौर पर उठाने को अपनी तरबियत के मुताबिक ज़हनी तौर पर कबूल न करते हुए कोई भी इंतहाई कदम उठा सकती थी जिसमें उसकी अपनी जान लेने की कोशिश भी हो सकती थी। एक और मसला ये था कि सोनिया को उठाने की कार्रवाई हमें दिन दिहाड़े करनी थी। अगरचे हमने इस कार्रवाई के लिए एक निस्बतन सुनसान जगह चुनी थी, लेकिन फिर भी राहगीरों से आमना सामना होने के 95% इम्कान थे। ये जुजियात जिन पर हमने पहले तवज्जो नहीं दी थी अब बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आई थी।
कर्नल मुजम्मिल पहले ही हमें पनाह देने, कैसर और दूसरे साथियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने में हमारी भरपूर मदद करने और तहकीकाती टीमों से हमें बचाने की कोशिश में बेहद टेंशन में था। अब सोनिया के मसले में उसकी मदद मांगकर मैं उसे मजीद परेशानियों में उलझाना नहीं चाहता था। चारों तरफ निगाहें दौड़ाने के बाद मुझे मिसेस डेविड का ख्याल आया। पैसे की उसे बेहद जरूरत थी। जवानी में ही शौहर की हादसाती मौत के बाद वो तन्हा रह गई थी। अब ढलती जवानी में अपनी जिस्मानी ज़रूरियात और ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो पैसों का लालच देकर मर्दों को अपनी जानिब राग़िब करती थी। वो बेवकूफ़ भी नहीं थी, क्योंकि खानकाह में उसने सोनिया के बाजू पर पैदाइशी निशान देखने के लिए फौरी तौर पर जो कहानी घड़ी थी वो किसी आम सी औरत के बस की बात नहीं थी। मैंने बहुत सोचो विचार के बाद ये फैसला किया कि पैसे के जोर पर मिसेस डेविड को खरीदा जाए और मेरे थाई साथी सोनिया के साथ खलना से रवानगी तक उसके घर में ठहरें। सोनिया भी मिसेस डेविड की वजह से खुद को सिर्फ अजनबियों में घिरा महसूस नहीं करेगी और अंग्रेजी जबान में मिसेस डेविड उसे न सिर्फ दिलासा देगी बल्कि मुख्तसर असल हकायक से भी आगाह करेगी, ताकि जब हम सोनिया को लेकर जहाज में जाएं और वो अपनी माँ से मिले तो वो ममता के जज्बे से किसी हद तक आगाह हो चुकी हो। उसी शाम मैं मिसेस डेविड से मिलने उसके घर गया। उसने मेरा बड़ा पुरतपाक खैर मकदम किया। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मिसेस डेविड की आज की शाम खाली ही जा रही थी। तन्हाइयों से उकताई हुई मिसेस डेविड ने पुरजोर इसरार से मुझे रात के खाने की दावत दी। मैंने ये दावत इसलिए कबूल कर ली क्योंकि मुझे उससे सोनिया के मुताल्लिक बहुत सी बातें करनी और मामलात तय करने थे और मैं नहीं चाहता था कि कोई तीसरा हमारी गुफ्तगू में मुखिल हो। मैंने मिसेस डेविड को कहा कि हमारी आज की महफिल में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए, लिहाजा अगर कोई उसे मिलने आए तो वो उसे बाहर से ही रुखसत कर दे। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मिसेस डेविड बोतल और ग्लास ले आई। मैंने पीने से माजरत चाही तो वो अकेली ही पीने लगी। उसके अंदाज से साफ जाहिर होता था कि आज की शाम सिर्फ उसके नाम हो। लिहाजा जब मैंने सोनिया की बात छेड़ी तो वो कुछ नशे के जेर असर होने और कुछ निस्वानी नाजो अंदाज दिखाते हुए बोली, मैं तो ये समझी थी कि तुम सिर्फ मुझसे मिलने आए हो और इसीलिए तुमने मुझे कहा था कि कोई तीसरा शख्स रंग में भंग न डाले। बहरहाल सोनिया के मुतालिक जो भी कहना चाहते हो जल्द कह डालो, फिर हम सिर्फ अपनी महफिल सजाएंगे। मिसेस डेविड की बातों से मैं समझ गया कि इस वक्त उसकी जहनी कैफियत ऐसी है कि जो चाहूँ उससे मनवा सकता हूँ। मैंने जरा करीब होते हुए कहा कि मैं खुद भी आज इसी मूड में आया हूँ कि अपनी और तुम्हारी तन्हाइयों को दूर करूँ, लेकिन मेरे दिमाग पर जो बोझ है पहले मैं उससे निजात पाना चाहता हूँ ताकि फिर यकसुई से हम आज की शाम एंजॉय कर सकें। सोनिया को उठाने के बाद और हमारे खलना से जाने तक तुम्हारे घर से ज्यादा मौजू मुझे कोई और जगह दिखाई नहीं देती। मेरे तमाम साथी और मैं जो इस दौरान तुम्हारे घर में ही रहेंगे, हम सब सोनिया के लिए अजनबी हैं। तुमसे उसकी पहले से शिनासाई उसे बहलाने में बहुत काम आएगी। मेरे सारे साथी मुसल्लह होंगे और वो सोनिया को तुम्हारे घर से भागने नहीं देंगे और तुम उसे बहला कर रखोगी और दुनिया की रंगीनियों से आशना करोगी। इस काम का मुआवजा तुम्हें $5000 मिलेगा और अगर तुम खलना और बांग्लादेश से उकता चुकी हो तो मैं तुम्हें अपने हमराह पाकिस्तान ले जाने का भी वादा करता हूँ, जहां तुम नए माहौल में नई जिंदगी का आगाज कर सकती हो। अभी तुम्हारे पास खासा वक्त है, यहाँ तो तुम जिंदगी के आखिरी सांस तक मिसेस डेविड या डेविड की बेवा ही कहलाओगी। पाकिस्तान में तुम बांग्लादेश और अपने माजी को भूल कर जिंदगी की नई राहों पर चल सकती हो। मिसेस डेविड ने शायद जिंदगी भर इकट्ठे $5000 देखे भी नहीं थे। उस वक्त की करेंसी के मुताबिक इतने डॉलरों के 5.25 लाख टके मिलते थे। उसने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मेरा काम करने की फौरी हामी भर ली। मैं रात 2 बजे के करीब मुजम्मिल के बंगले पर पहुंचा। हालांकि मैं रजी को अपने मिसेस डेविड से मिलने का बताकर गया था, लेकिन मेरे वापस पहुंचने पर रजी मुझे जागते हुए मिला और उसने बताया कि मुजम्मिल 3 बार उससे मेरी बखैरियत वापसी का पूछने आया था। अब सिर्फ एक मसला बाकी रह गया था और वो था सोनिया को उठाकर मिसेस डेविड के घर तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का हुसूल। वक्त बहुत कम रह गया था। मैंने अगले रोज मुजम्मिल से कहा कि बारिसाल से 2 फौजी ट्रकों में से एक में रानी, उसके लड़के और रजी की बीवी को बुलाया जाए और दूसरे में मेरे साथियों को। तुम हस्बे वादा स्पीड बोट का इंतजाम करो ताकि खवातीन वाला ट्रक सीधा घाट पर जाए और बोट उन्हें तुम्हारे फौजियों के पहरे में हिरन घाटा तक ले जाए। दूसरे ट्रक में मेरे साथियों को लाया जाए जो यहाँ मिसेस डेविड के घर कयाम करेंगे। हमारे लिए भी एक स्पीड बोट चाहिए जो पहली बोट की तरह हमें भी हिरन घाटा ले जाए। दोनों ट्रक रात को खलना पहुंचे और दोनों बोट्स उसी रात ही रवाना हों। मैंने ट्रांसपोर्ट का मसला बताया तो मुजम्मिल ने कहा कि उसका भी इंतजाम हो जाएगा। एक फौजी ट्रक वैन रुकने की जगह से 100 फुट पहले खड़ा होगा।
तुम और तुम्हारे साथी सोनिया को लेकर ट्रक तक पहुंच जाएं और जहां कहोगे ट्रक तुम्हें छोड़ आएगा। ये मसला हल हो गया, लेकिन एक मुश्किल अभी बाकी थी जिसका कोई हल अभी तक समझ में नहीं आया था। उस रात मैं फिर मिसेस डेविड को तयशुदा मुआवजे का एडवांस $1000 देने गया। उससे दौरान गुफ्तगू ये कहा कि सोनिया को वैन से लेकर तुम्हारे घर तक पहुंचाने और फिर यहाँ से हिरन घाट तक पहुंचाने के दौरान शोर मचाने से क्यों कर बाज रखा जाए। मिसेस डेविड कुछ देर सोचने के बाद बोली कि यहाँ एक क्रिश्चियन डॉक्टर है जिसने कई बार मेरी मुश्किलात से मुझे निजात दिलाई है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। उसका घर करीब ही है, तुम यहीं बैठो, शायद वो इस मुश्किल का कोई हल निकाल सके। मिसेस डेविड थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर के साथ आ गई। उसे कहा कि अगर उनके मसले का कोई माकूल हल बताए तो ये उसे खासा मुआवजा देंगे। मुझे यकीन था कि चूंकि मिसेस डेविड हमारी कार्रवाई में खुद भी मुलव्विस है, इसलिए उसने डॉक्टर को सारी बात नहीं बताई होगी। डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको 5-6 साल की उम्र के बच्चे के लिए 6 सीसी की बेहोशी की दवा बना दूंगा। 1 सीसी के इंजेक्शन से बच्चा 3 से 4 घंटे बेहोश रहेगा और उसके कोई बुरे असरात भी नहीं होंगे। इंजेक्शन लगते ही बच्चा बेहोश हो जाएगा। चूंकि ये काम गैर कानूनी है, लिहाजा मैं इन 6 इंजेक्शनों का मुआवजा $100 लूंगा। मैंने हामी भरी और डॉक्टर अगले रोज बाद दोपहर ये इंजेक्शन मिसेस डेविड को देने का वादा करके चला गया। डॉक्टर को जाने से पहले मैंने $100 थमा दिए और थोड़ी देर बाद मैं भी मिसेस डेविड से रुखसत हुआ। जाहिरी तौर पर मैंने सारे मसाइल का हल ढूंढ निकाला था, लेकिन नादीदा मुश्किलात मेरे इस इत्मीनान पर मुस्कुरा रही थी। मैं रात 10 बजे के करीब कर्नल मुजम्मिल के घर पहुंचा तो वो बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने मुझे बताया कि भारतीय कस्बे शांतिपुर से कैसर का फोन आया है। उसके साथ ही एक दुकान से खरीदारी कर रहे थे और वो दुकान के बाहर खड़ा था। राइफलें और छोटे हथियार भी उनके पास थे। ऐसे में चंद पुलिस वाले शहर में मामूल की गश्त करते हुए उसकी दुकान के पास आए। उसके साथ ही उस वक्त दुकान से बाहर निकल रहे थे। चूंकि भारत में किसी शहरी का सरेआम असलहा लेकर चलना खिलाफ कानून है, लिहाजा पुलिस वालों ने उन्हें रोककर असलहे के मुतालिक पूछा। उनके पास तो असलहे के लाइसेंस भी नहीं थे। कोई माकूल जवाब न दे सकने पर पुलिस वालों ने उन्हें अपने हमराह थाने ले जाना चाहा। लड़कों ने मुजाहमत की और एक लड़के ने अचानक अपना रिवॉल्वर निकालकर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे एक सिपाही शदीद जख्मी हो गया। बाजार में लोगों ने घेरा डाल लिया और पुलिस वालों ने सब पर काबू पाकर असलहा छीन लिया और उन्हें थाने ले गए। कल्पना और कैसर चूंकि बाहर खड़े थे, लिहाजा वो हिरासत से बच गए और थाने तक उनका पीछा करके वहां से सीधा टेलीफोन ऑफिस गए और रमेश नाम से कॉल बुक की और तमाम वाकया मुजम्मिल को बताया। मेरे मौजूद न होने के बायस कैसर ने कहा कि जब तक उसका मुझसे राब्ता न होगा वो टेलीफोन ऑफिस में ही रहेगा, क्योंकि टेलीफोन ऑफिस का फोन नंबर उसने लिखवाया है। मुजम्मिल ने कहा कि करीब 5 बजे शाम उसे कैसर की कॉल मौसूल हुई और बकौल कैसर के 2 घंटे कबल ही ये अर्जेंट कॉल बुक की थी। पहले तो सिर्फ मुजम्मिल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, लेकिन अब मेरी हालत भी उस जैसी हो गई। सोनिया को उठाने की सब तैयारियां मुकम्मल थीं। खलना से रवानगी का भी महफूज और माकूल इंतजाम हो चुका था। मैं इन इंतजामात से खासा मुतमईन था कि यकयक ये नई उफ्ताद पड़ गई जो हमारे वहम गुमान में भी न थी। मैंने थोड़ी देर मुजम्मिल से सलाह मशवरे के बाद शहर के टेलीफोन ऑफिस से कैसर को फोन करने का फैसला किया। मुजम्मिल का फौजी ड्राइवर मुझे टेलीफोन ऑफिस ले गया। रात के 11 बज रहे थे जब मैंने शांतिपुर टेलीफोन ऑफिस में रमेश के लिए लाइटनिंग कॉल बुक की। मुझे आधे घंटे में ही कॉल मिल गई, क्योंकि मेरे साथ बावर्ती फौजी हवालदार था। मैंने कैसर को कहा कि वो इस मुश्किल और मुसीबत का हौसले से मुकाबला करे और ये कि तुम लोग भारतीय शहरी हो, साथियों के मजहब के मुतालिक पुलिस वाले अब तक जान चुके होंगे। तुम किसी तरह थानेदार को रिश्वत देकर उसे इस बात पर राजी करो कि वो साथियों पर जिस्मानी तशद्दुद न करे और उसे ये कहो कि इन गिरफ्तार लोगों के लवाहिकीन 4-5 रोज में यहाँ पहुँच जाएंगे और तुमसे माली मामला तय कर लेंगे, लिहाजा उनकी FIR उनके लवाहिकीन के आने तक न काटे। अगर उनके लवाहिकीन तुमको मुतमईन न कर सके तो फिर जो जी में आए करना। उसके अलावा अपना उनसे कोई ताल्लुक जाहिर न करना, सिवाय इसके कि ये भी तुम्हारी तरह यूपी के रहने वाले हैं। फौरी पैसा मिलने और मजीद बहुत ज्यादा मिलने की लालच में थानेदार यकीनन तुम्हारी बात मान लेगा। किसी मुनासिब होटल में जहां टेलीफोन की सहूलत मुहैया हो क़याम करना और हर शाम 7 बजे मुजम्मिल के नंबर पर ही मुझसे टेलीफोन पर राब्ता करके रोज की सूरत हाल से आगाह करना। यहाँ हमारा सब काम बिल्कुल तैयार है, उसे निपटा कर मैं जल्द से जल्द तुम तक पहुँचता हूँ और इंशाअल्लाह लड़कों को हिरासत से छुड़वा लेंगे। टेलीफोन पर कैसर को तसल्ली देकर मैं मुजम्मिल के घर लौट आया। थोड़ी देर बाद ही कैसर का फिर फोन आया और उसने शांतिपुर के एक होटल का नंबर बताते हुए कहा कि उसने किंग होटल में कमरा ले लिया है और अब वो थाने जा रहा है।
मैंने उसे कहा कि रुपया बड़े बड़ों को खरीद सकता है, थानेदार को $1000 देना। मुझे यकीन है कि वो पालतू कुत्ते की तरह तुम्हारे सामने दुम हिलाने लगेगा। मैं यहाँ का काम होते ही तुम्हारी तरफ रवाना हो जाऊंगा। मुजम्मिल मेरी टेलीफोन पर गुफ्तगू सुन रहा था। मैंने उसे कहा कि अचानक पड़ने वाली उफ्ताद के बायस मेरे तयशुदा प्रोग्राम में कुछ तब्दीली हो गई है। सोनिया को हासिल करने के बाद उसे रानी, उसके लड़के, रजी की बीवी और हमीद के हमराह हिरन घाटा ले जाने के लिए मेरे 3 थाई साथी भी उनके हमराह जाएंगे और बकिया 3 साथी रजी और मैं शांतिपुर जाएंगे। मुजम्मिल को मैंने कहा कि कैसर और उसके साथियों ने मुझसे दोस्ती की हुदूद को भी पार कर दिया है। वो मुझे इतने अजीज हैं कि अगर मुझे उनकी रिहाई दिलाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो हरगिज दरेग नहीं करूंगा। एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार कैसर और उसके साथी बगैर किसी लालच के मेरे और मौत के दरमियान दीवार बनकर खड़े हुए। आज उन पर मेरी वजह से मुश्किल आन पड़ी है तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मुजम्मिल चंद लम्हे सोचता रहा और फिर बोला, दोस्त, चिटागोंग में मेरी तुम्हारी मुलाकात और दोस्ती बहुत मुख्तसर अरसे तक रही। उसी मुख्तसर मुद्दत के ताल्लुकात के नाते तुमने महज हमारी ज़रूरत के लिए वो काम किया जो तुम्हारे आने से पहले सिर्फ हमारी दिली आरजू थी। तुम्हारे दिल में कैसर के लिए जो जज्बात हैं वैसे ही मेरे और मेरे साथी अफसरों के दिल में तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारी इस मुश्किल में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे इंतहाई वफादार और काबिल एतमाद 3 फौजी, जिनमें से एक जेसीओ भी है और वो खलना में पहले भी तुम्हें मिल चुके हैं, सिविलियन लिबास में मुसल्ला होकर तुम्हारे साथ शांतिपुर जाएंगे। भारत से उनको भी बेहद नफरत और अदावत है। तुम्हारी कमांड में वो तुम्हारा हर हुक्म बजा लाएंगे और तुम्हारे साथियों को छुड़वाने में अपनी जानों की भी परवाह नहीं करेंगे। मुजम्मिल की इन बातों से मुझे बड़ी तकवीत पहुंची। हमने ये फैसला किया कि शांतिपुर में साथियों को छुड़वाने के बाद उन्हें बजाय वहीं से खुश्की के रास्ते दिल्ली और दार्जिलिंग भेजने के, हम उन्हें शांतिपुर से करीब ही राना घाट के रास्ते वापस बांग्लादेश में ले आएं और हिरन घाटा से स्टीमर पर पहले कलकत्ता के साहिल पर उन्हें उतार कर फिर बैंकॉक जाएंगे। हमारे ग्रुप में सिर्फ रजी ही बंगाली जबान जानता था और ये भी मुमकिन था कि हम साथियों को तो छुड़वा लें लेकिन उनका असलहा हमें शायद वापस न मिल सके। अब 3 मुसल्लह बंगाली जबान जानने वाले फौजियों के हमराह होने से न सिर्फ हमारी नफरी बल्कि असलहे की कमी भी पूरी हो जानी थी और वापस बांग्लादेश के सफर में भी उनकी वजह से हमें खासी सहूलत मिल सकती थी। मैंने ये फैसला किया कि जब तक हम शांतिपुर न पहुंच जाएं, मैं अपने 3 साथियों और रजी को कैसर और उसके साथियों के मुसीबत में घिरने के मुताल्लिक कुछ न बताऊं, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि खुनसा और उमर खान के भेजे हुए ये लोग, जिन्हें सिर्फ मेरी मदद करने और रांगा माटी तक जाने और वहां से वापस आने का हुक्म दिया गया था, शायद भारत में कैसर और उसके साथियों को दरपेश उफ्ताद से निकालने के लिए अपनी जिंदगियों को दाव पर लगाने से इनकार कर दें। मुकर्ररा वक्त पर मुजम्मिल के बारिसाल भेजे हुए 2 ट्रक रानी, उसके लड़के और रजी की बीवी और हमीद को एक ट्रक में और दूसरे ट्रक में थाई साथियों को लेकर खलना पहुंच गए। रानी वाला ट्रक तो सीधा घाट के उस मकाम पर गया जहां 3 मुसल्लह फौजी जेसीओ और 2 जवान, जिन्होंने हमारे साथ शांतिपुर भी जाना था, एक बड़ी लॉन्च में उनके मुंतजिर थे। मैं भी मुजम्मिल की जीप में वहीं पहुंच गया। लॉन्च के कप्तान और फौजियों को पहले ही हिरन घाटा पर स्टीमर के मुताल्लिक ब्रीफ किया जा चुका था। मैंने रानी को कहा कि वो स्टीमर पर हमारा इंतजार करे, चाहे कितने ही दिन लग जाएं। सोनिया भी बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएगी। उन्हें रवाना करके मैं मुजम्मिल के घर आया। उसके घर के करीब ही थाई साथियों वाला ट्रक खड़ा था। उसी ट्रक में उन्हें लेकर मैं मिसेस डेविड के घर पहुंचा। वो सो रही थी। मैंने उसे जगाया और थाई साथियों को उसके हवाले किया। उनके लिए मिसेस डेविड ने 2 कमरे पहले ही तैयार कर रखे थे और खाना भी तैयार था। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे जब हम मिसेस डेविड के घर पहुंचे। मिसेस डेविड ने मुझे बताया कि उसने अपने घर के सामने के दरवाजे को ताला लगा दिया है और अब अकबी दरवाजे को इस्तेमाल किया जाएगा। उसने ये हिफाजती इंतजाम इसलिए किया है कि उसके पास वक्त बे वक्त आने वाले दोस्तों और अहबाब को ये पता न चल सके कि चंद अजनबी उसके घर में ठहरे हुए हैं। मिसेस डेविड ने मुझे बताया कि उसने भी अपना जरूरी सामान पैक कर लिया है और वो हमारे साथ ही पाकिस्तान जाएगी। मैंने उसे कहा कि खूब सोचकर और हर पहलू को देखते हुए अपने फैसले पर नजरसानी करे, क्योंकि एक बार पाकिस्तान जाकर उसका वापस लौटना नामुमकिन होगा। उसने जवाब दिया कि ये उसका कतई फैसला है और अगर उसमें कोई रुकावट हुई तो वो सिर्फ मेरे उसे अपने हमराह न ले जाने के बायस होगी। मुझे भी खलना से हिरन घाटा में स्टीमर तक पहुंचना और फिर स्टीमर के सफर के दौरान और आइंदा पाकिस्तान में भी सोनिया को समझाने और शोर मचाने और भागने की कोशिश से बाज रखने के लिए मिसेस डेविड की जरूरत थी, क्योंकि अपनी रानी माँ समेत हम सब उसके लिए अजनबी थे।
सिर्फ मिसेस डेविड ही से उसकी पहले से थोड़ी सी वाकफियत और सूरत आशनाई थी और वही उसे समझाने और राम करने की कोशिश में कामयाब हो सकती थी। मिसेस डेविड ने मुझे ये भी बताया कि डॉक्टर उसे बेहोशी की दवा और सिरिंज दे गया है। ये दवा खून की नस में लगाने वाली है। डॉक्टर ने हमारी ज़रूरत के पेश नज़र अपनी जानिब से क्लोरोफॉर्म से भरी एक बोतल भी दी थी, जिसे रुमाल पर छिड़क कर और रुमाल नाक पर लगाने से चंद सेकंड में बेहोश किया जा सकता है। सोनिया को वैन से उतारते वक्त हमारे पास इतना वक्त कहाँ था कि उसकी खून की नस तलाश करते, लिहाजा मैंने उस वक्त क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला किया। कर्नल मुजम्मिल के घर मुझे पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज चुके थे। मैं बावजूद कोशिश के सो न सका। मेरा दिलो दिमाग उस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में सोनिया के हुसूल में कामयाबी और दूसरे हिस्से में कैसर और उसके साथियों को इस नागहानी मुसीबत से निकालने की मुख्तलिफ तरकीबें और उनमें कामयाबी के इम्कानात की सोच। इन ख्यालात में घिरा हुआ भला क्यों कर सो सकता था। सुबह 8 बजे जब मुजम्मिल का मुलाजिम नाश्ता लेकर आया तो मैं बदस्तूर जाग रहा था। नाश्ते के साथ तेज चाय के 2 कप पीने से तबीयत कुछ बेहतर हुई। 2 घंटे की नींद लेने के बाद मैं उठ बैठा और नहा धोकर और ताज़ा दम होकर मिसेस डेविड के घर के लिए रवाना हुआ। मुझे बहरहाल शाम 7 बजे कैसर के फोन का मुजम्मिल के घर पर इंतजार करना था। कल हमारा सोनिया के लिए एक्शन डे था और कल रात को ही सोनिया को 3 थाइयों और 3 फौजियों के हमरा हिरन घाटा भेजना था। अब मिसेस डेविड ने भी सफर में शरीक होना था। मैंने मिसेस डेविड को कहा कि अगर प्रोग्राम के मुताबिक सब ठीक रहा तो कल रात 10 बजे उसे सोनिया और मेरे साथियों के हमरा हिरन घाटा के लिए रवाना होना है, लिहाजा अपनी मुकम्मल तैयारी कर ले। थाई साथियों को भी मैंने सब प्रोग्राम समझा दिया और सख्ती से हिदायत की कि किसी भी सूरत में गोली न चलाएं और प्रोग्राम के मुताबिक 3 थाई, 3 फौजियों और हमीद के साथ सोनिया और मिसेस डेविड को लेकर हिरन घाटा में हमारे मुंतजर स्टीमर पर जाएंगे और नंबर 2 और 2 साथी मेरे हमरा एक छोटे से मिशन के लिए अगले रोज जैसूर से कुछ आगे दरसना के करीब भारतीय हुदूद में जाएंगे। किसी ने इस प्रोग्राम पर एतराज नहीं किया। नंबर 2 ने मुझसे पूछा कि अब क्या मिशन है तो मैंने मुख्तसरन जवाब दिया, अगर तुम या तुम्हारे साथी मेरे लिए किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो क्या तुम मुझसे तवक्को रखते हो कि मैं तुम लोगों को मुसीबत में गिरफ्तार छोड़कर चला जाऊंगा या तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। मुझे अपने साथियों का हाल तो मालूम न था, लेकिन मेरी अपनी हालत माजी में अंजाम दिए गए मिशनों से कबल की हालत से कतन बरक्स थी। माजी में मिशंस के एक्शन डे से कबल मेरी 1-2 रातें जागते गुजरती थी और मिशन में कामयाबी या नाकामी की सोच से मैं बेचैन रहता था, लेकिन इस रात मैं भरपूर नींद सोया। सुबह जब उठा तो बिल्कुल तरोताज़ा था। इस तब्दीली की वजह शायद ये थी कि एक के बाद एक मुसलसल खतरात से खेलते हुए मेरी ज़हनी हालत उस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां डर, खौफ और जान जाने का खदशा बेमानी हो जाता है। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गईं कि मुसद्दाक मैं अब ऐसे हालात का आदी हो चुका था। एक परेशानी ख़त्म नहीं होती थी कि दूसरी नाजिल हो जाती थी। कैसर, उसके साथियों और कल्पना को बॉर्डर क्रॉस करवा कर मैं उनकी तरफ से मुतमईन हुआ और अब सिर्फ सोनिया को उठाने और स्टीमर के जरिए बैंकॉक और फिर पाकिस्तान जाने के सिवा कोई दूसरा मसला दरपेश न था। अचानक कैसर के टेलीफोन से सूरत हाल यकलख्त बदल गई थी। अब मुझे सोनिया को स्टीमर पर छोड़ने के बाद फिर भारत का बॉर्डर क्रॉस करना और पुलिस की हिरासत से कैसर के साथियों को छुड़वाना था। मैं भारत में पहले ही वांटेड था और भारतीय अखबारात में मेरी लाखों की तादाद में तस्वीरें शाया हो चुकी थीं और मुझे जिंदा या मुर्दा पेश करने पर इनाम। और अब ये मेरा कतई फैसला था कि कुछ भी हो और सूरत हाल कितनी ही खतरनाक क्यों न हो, मैं शांतिपूर्ण जाकर अपने साथियों को छुड़वाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और फेसबुक पर भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम अपडेट्स फौरन मिलती रहें। और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।